अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे आपके हमारे सबके क़ायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर गफ्फार क़ादरी साहब, शोलापुर में जिनको आपने ताकत बख्शी है, जिन्हें आपने अपनी मोहब्बतों से नवाजा है, मेरे छोटे भाई फारूक शाब्दी साहब, हैदराबाद के हमारे साथी शोलापुर के ज़िम्मेदार जनाब अनवर सादात साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कॉरपोरेटर्स, ज़िम्मेदारान और मेरे सामने बैठे मजलिस के शेरों, नफ़रतों की सियासत को चिकनाचूर करने हम आए हैं, तोड़ने इन हुक्मरानों का गुरूर हम आए हैं। ऐ खुदा हमारे इस सफ़र को कामयाबी अता कर, मोहब्बत का पैगाम लिए हम शोलापुर आए। अभी बहुत बोलना बाकी है। ये किस ज्ञानी ने कहा है? सबसे पहले तो मैं यहाँ मौजूद पत्रकारों से पूछना चाहता हूँ कि शोलापुर में ऐसा कौन सा ज्ञानी है जो ये कहता है कि कोरोना है दुनिया बता रही, एक हॉल में, एक कमरे में, एक रिक्शे में, एक गाड़ी में, एक प्लेन में बैठना नहीं। असद साहब आए, अरे नहीं, हॉल में बैठ जाओ। मुझे बात के ऊपर है कि हर रोज रात में ये जितने भी ज्ञानी हैं कोरोना के साथ वार्तालाप करते हैं, चर्चा करते हैं। अब अगर खुले मैदान में इजाजत दे देते, हम आराम से दूर दूर बैठते। फारूक भाई, इजाजत किसने दिया? मैं उसको फूल पिलाना चाहता हूं। नहीं, आप मुझे खुद बताइए, शाम में 6 बजे तक सब खुला रहेगा, 6 बजे के बाद सब घर में चले जाना। मैं बोला क्यों? बात हुई? संडे के दिन नहीं, बोले पब्लिक घर में रहती तो कोरोना भी थोड़ा आराम करना चाहिए। अब मैं इतना बहस कर रहा, इतना लड़ रहा था। ठीक है, हम भी जानते हैं कि कोरोना है, हमको पूरी एहतियात बरतनी चाहिए, लेकिन जब ऐसे फैसले होते हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कितनी ज्ञानी सरकार महाराष्ट्र के अंदर बैठी है। अगर 3 पहियों की गाड़ी के ऊपर चल रही है तो आप समझ सकते हैं कि उनके दिमाग का लेवल कितना होगा करके। आज हमें यहां पर शोलापुर में आना ये कई दिनों से तय था, और फारूक साहब ने बिल्कुल सही बताया है। महाराष्ट्र की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर और गफ्फार क़ादरी साहब के ऊपर। असद भाई बोले नहीं, शोलापुर मेरे पास रखूंगा मैं। ये आप लोगों की खुशनसीबी है मेरे भाइयों कि आज अल्हम्दुलिल्लाह
मुझे ये नहीं पता है, कुछ शहर और महाराष्ट्र के ऐसे हैं जिनका असद साहब का एक दिल का रिश्ता है, जिसमें एक शहर मेरा है औरंगाबाद, तो दूसरा शहर फारूक शाब्दी का है शोलापुर। चुनाव तो फारूक मेरे पास भी होने वाले हैं, आपके पास भी होने वाले हैं। अब आवाम तय करेगी कि असद साहब को मोहब्बत कौन ज्यादा करता है, शोलापुर कटी है या औरंगाबाद करता है। मेरी ख्वाहिश रहेगी आपकी इस बात के ऊपर मैं आमीन कहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि शोलापुर की आवाम के अंदर जो एक मोहब्बत, नौजवानों के अंदर जो जोश, यहाँ पर मेरे सामने टोपी पहने हुए एक मौलाना साहब है, फारूक शाब्दी का जब तकरीर चल रही थी, उनका अगर बस चलता तो पत्रकारों के सरों के ऊपर से कूद के यहाँ आ जाते। यही जोश इंशाअल्लाह शोलापुर महानगर पालिका के अंदर मजलिस का झंडा लहराएगा। चचा बोले जान की बाजी लगाएंगे। चचा आप जान वान की बाजी मत लगाइएगा, इलेक्शन का दिन आया, बस धपा धप मारिएगा, जहां पतंग नजर आए वहां पर उड़ाइएगा। बहुत तकलीफ होने वाली है। मुझे मालूम है फारूक भाई ने जो कहा है कि शोलापुर का माहौल बदलने वाला है, वो ये सोच रहे होंगे कि एक हॉल के अंदर आए हैं, हॉल भरा है, एक 8 दिन के बाद फिर से मौका दे डालो, मैदान में बुला लो, समझ में आ जाएगा कितने आते हैं। ये मोहब्बत मेरे भाइयों जो आप लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर लुटाते हैं, बिल्कुल सही बात। फारूक शाब्दी ने आपको जो कहा कि मैं जिंदगी भर आप लोगों का एहसान चुका नहीं सकता हूं, मैं खुद आया था और उस वक्त मैंने नौजवानों के अंदर, मैंने हमारी माँ और बहनों में, बुजुर्गों के अंदर जो जोश, जो जज्बा देखा था, मुझे आज भी याद है। बहुत तेज बारिश हो रही थी किसी एक इलाके के अंदर, वहां पर सभा हो रही थी बादशाह पेट में। तो इतनी जोरदार बारिश हो रही थी, मैंने सोचा कि इस बारिश के अंदर कौन रहेगा, ये सभा हमारी कैंसिल हो जाएगी। लेकिन जब उस इलाके के अंदर मैं गया, उतनी तेज बारिश के बीच में नौजवानों और बुजुर्गों से ज्यादा बारिश में भीगती हुई हमारी माएं और बहनें खड़ी हुई थी। यकीनन हम भी आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम भी जिंदगी भर आप लोगों के एहसानमंद रहेंगे। दोस्तों, आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, वहां पर हर एक के निशाने के ऊपर अगर कोई है तो हम लोग हैं। चाहे वो सियासी मैदान के ऊपर हो या कोई अलग अलग मुद्दों के ऊपर हो, हर एक के निशाने के ऊपर हम। आपको पता होगा, मुझे मालूम है कि शोलापुर में भी बहुत जोरों से तैयारियां चल रही थी। 27 नवंबर को हमने एक नारा दिया था, चलो मुझे मालूम था इतनी आसानी से तो हमें आने नहीं देंगे, इतनी आसानी से हमको इजाजत नहीं देंगे, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। हम मुंबई जा रहे तो क्यों जा रहे थे,
मुद्दों को लेकर आपके बीच में आ रहे थे। हमें मालूम था कि फूलों से हमारा इस्तेमाल तो किया नहीं जाने वाला, इजाजत तो हमें दी नहीं जाने वाली। ये हम अच्छी तरह से जानते थे। किन मंत्रियों के, किन राजनीतिक पार्टी के दबाव के अंदर मुंबई की पुलिस कुछ दिनों के बाद हमें एक पत्र देती है और कहती है कि 27 नवंबर को हम मुंबई में आपके चलो मुंबई के नारे को इजाजत नहीं देते। क्यों? कोरोना है बोले। सारा कोरोना ये हमारे पीछे क्यों लगा हुआ है? आप ये देखिए, पिछले हफ्ते शिवसेना जिसकी सरकार, जिसका मुख्यमंत्री है, औरंगाबाद में एक भव्य मोर्चा निकालते हैं। 2 मंत्री आते हैं, उसमें एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुंबई से आता है। एक मोर्चा निकालते हैं, पुलिस की परमिशन नहीं रहती है उसको, उसके बावजूद निकालते हैं। क्यों निकालते हैं ये एक अलग बात है। बताओ क्यों निकालते हैं? बोले महंगाई बहुत हो गई, वो कम करने के लिए हम मोर्चा निकाल रहे हैं। जो सत्ता में बैठे हैं, जिसका मुख्यमंत्री है, जिसकी हुकूमत महाराष्ट्र के अंदर है, वो कहते हैं कि हम महंगाई हो गई है तो उसके विरोध में हम मोर्चा निकाल रहे हैं। पुलिस की इजाजत नहीं रहती है तो मोर्चा निकालते हैं, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि तुम्हारी सत्ता है तो हमें इजाजत की जरूरत नहीं। 2 दिन बाद नागपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी बिना किसी इजाजत के नागपुर में मोर्चा निकालती है, आंदोलन करती है, कोई पुलिस की परमिशन नहीं रहती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के अजीत पवार साहब 3-3 सभाएं लेते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं लेते हैं, तब कोरोना कहां रहता है? क्यों नहीं रहता है वहां पर? लेकिन हम अगर हमारे हक के लिए हम मुंबई आना चाह रहे हैं, आपको हम पत्र देते हैं कि हमको इजाजत दो, तो आप कहते हैं कि नहीं, कोरोना है इसलिए आपको इजाजत नहीं दी जा सकती है। 27 नवंबर का हमारा चलो मुंबई का नारा जो हमने दिया था, पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत को रखते हुए हम उसे आगे बढ़ाए। लेकिन हमने कहा कि अब चलो मुंबई नहीं, अब नारा यह है मुंबई तो हम आएंगे, किसी सूरत में भी आएंगे। अभी आज पूरे महाराष्ट्र की आवाम को बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की इजाजत से मैं ये ऐलान करता हूं कि अब मुंबई का नारा चलो मुंबई, अब 11 दिसंबर को इंशाअल्लाह हम सब मिलकर चलेंगे। हम गाड़ियों में जाएंगे, गाड़ी पे कोई हरा झंडा नहीं, कोई नीला पीला झंडा नहीं, कोई भगवा झंडा नहीं। यौम आजादी के 75 साल हम मना रहे हैं। यौम आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के जिस कोने से गाड़ी निकलेगी, हर गाड़ी के ऊपर हमारा तिरंगा रहेगा। उस तिरंगे को लहराते हुए हम मुंबई जाएंगे। पुलिस को हमने फिर से पत्र दिया है, दे दो, कोरोना से हम बात कर लेंगे कि 11 को थोड़ा आराम करो। और ये भी सुन लो, 2 तो आएंगे ना, 2 उन्होंने ये कहा अपने पत्र में
अमरावती में, नांदेड़ में, मालेगांव के अंदर जो घटनाएं हुई है उसे देखते हुए हम आपको इजाजत नहीं दे सकते हैं। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र की पुलिस को यह बताना चाहती है, हम किसी भी तरह के तशद्दुद को, हिंसा को हम समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन इस मुल्क के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने इख्तियार दिया है मुझे, जो इख्तियार उद्धव ठाकरे साहब को दिया गया है, अजीत पवार साहब को दिया गया है, वही इख्तियार इम्तियाज जलील को भी दिया गया है, असदुद्दीन अवैसी साहब को भी दिया गया है। कानून दो अलग अलग कैसे हो सकते हैं कि तुम्हारे लिए अलग कानून, मेरे लिए अलग कानून? ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आ रहे हैं मुंबई, तो क्यों आ रहे हैं? 5% रिजर्वेशन 2014 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने जब अलग अलग रिजर्वेशनों की बातें अदालत के सामने गई, मामला अदालत ने पूरा संजीदगी के साथ बारीकी से देखा, समझा, तब उसके बाद यह फैसला किया कि 5% रिजर्वेशन मुसलमानों को एजुकेशन के अंदर मिलना चाहिए। उस वक्त 2014 से 2019 के बीच हुकूमत में बैठे थे भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, ऑपोजिशन के अंदर थी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी। मैं खुद वारिस पठान के साथ आमदार था, वहां पर इनके मंत्री खड़े रहते, कांग्रेस के, एनसीपी के, समाजवादी पार्टी के नेता खड़े रहते और देवेंद्र फडणवीस को कहते कि मुसलमानों को 2 रिजर्वेशन, तुम्हारी हुकूमत है, तुम मुसलमानों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, मिलना चाहिए रिजर्वेशन। लोकसभा के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुप्रिया सुले हो या दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस के हो या एनसीपी के, अगर खड़े रहते हैं रिजर्वेशन के बारे में बात करने के लिए, तो महज मराठाओं के रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं। हम नहीं है मुखालिफ उनके, दीजिए आप जिसे देना है, धनगरों को दीजिए, मराठाओं को दीजिए, लेकिन मुसलमानों को तो अदालत ने कहा है, जब वो वहां पर भाषण कर रहे, सुनील तटकरे साहब एक एमपी है राष्ट्रवादी कांग्रेस के, उन्होंने तकरीर किए, आधे घंटे की तकरीर के अंदर मुसलमानों के रिजर्वेशन का जिक्र ही नहीं। भाषण जब खत्म हुआ तो वो जाने लगे। मैंने कहा कि भाई 1-2 मिनट रुकिए ना, तो बोले क्यों, मेरा हो गया। मैं बोला तुम्हारा हो गया, तुम्हारी धुलाई मैं करने वाला हूं, उसके लिए 2 मिनट बैठिए। तो मैं अपने भाषण में कहा कि अभी हमारे मित्र ये भाषण दे रहे थे, सिर्फ एक की रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहे थे, और इनका भाषण जब मैं सुन रहा था तो मुझे एहसास हो रहा था कि इनको देखकर तो गिरगिट भी शर्मा जाए कि ये रंग कितनी आसानी से बदलते हैं। विपक्ष में थे तो कैसी कैसी बातें करते थे, आज सत्ता में आ गए हैं तो हमारा जिक्र भी नहीं। हमारे है मुंबई तुमसे मांगने के लिए, हमारे है मुंबई वक्त की जमीनों के तहफ्फुज के लिए। 53,000 एकड़ जमीनें पूरे महाराष्ट्र के अंदर वक्फ की है। फारूक शाब्दी साहब ने मुझे शोलापुर के ताल्लुक से कई जमीनों की जानकारी दी है। फारूक भाई, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है, 6 महीने के अंदर 8 FIR रजिस्टर हुए हैं। शोलापुर का भी FIR रजिस्टर कराऊंगा अगर किसी ने वक्फ की जमीन को हथियाया है। जागीर समझ लीजिए, लाओ दो, क्या देते दो, लेके जाओ, बाप की जागीर है तुम्हारी। 8 FIR रजिस्टर हो चुके हैं और इंशाल्लाह आगे भी हम करते रहेंगे।
इन 93,000 एकड़ जमीनों की देखभाल के लिए आप लोगों को यह हैरानी होगी, जब आपसे वोट मांगने के लिए अगर आए तो उनसे पूछो कि मेरी जो वक्फ की जमीन है पूरे महाराष्ट्र में, उसकी देखभाल करने के लिए पूरे महाराष्ट्र में कितने लोग काम करते हैं? महज 24 लोग, 24। इसका मतलब साफ है, हुकूमतें किसी की भी हो, ये वक्फ की जमीनें हम मुसलमानों से लेके रहेंगे, अपने बेटे को देंगे, अपने भांजे को देंगे, अपने भाई को देंगे। आज कितने ऐसे शहरों के अंदर बड़े बड़े धन्ना सेठों ने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस बना लिए हैं और उस कॉम्प्लेक्स के सामने मुसलमान एक पंचर की दुकान डाल के बैठा हुआ है, चाय बनाने की दुकान डाल के बैठा हुआ है। अगर वो जमीनें हमें वापस मिल जाती है, हम उसके ऊपर स्कूल खोलेंगे, कॉलेजेस खोलेंगे, हमारी बहनों के लिए हम हॉस्टल्स खोलेंगे। ये जमीनें हम इंशाल्लाह लेके रहेंगे, तुम्हारे अच्छों से भी हम लेके रहेंगे। आपसे ये कहा जाएगा कि क्यों जा रहे हो? दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैंने ये कहा था कि मेरे सामने बैठे शेरों, तो एक साहब सही समझ लिए शेर है करके आवाजें शेरों के जैसी निकाल। तो मैंने ये बात कही है कि हम लोग 11 दिसंबर को इंशाल्लाह गाड़ियों के काफिलों के साथ हम मुंबई में जाएंगे और वहां पर पूरा अमन तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हम जाकर हमारे जो सवाल है वो सवाल हम उठाएंगे। हम पूछेंगे जो सरकार में बैठे हैं कि आप हमारे वक्फ की जमीनों के ताल्लुक से क्या फैसला करने वाले हैं, आप हमारे 5% रिजर्वेशन के बारे में क्या करने वाले हैं। और एक बात मैं यहां पर तमाम मुहिब्बान मजलिस को कहना चाहता हूं, ये हमारा कोई सियासी मुद्दा नहीं है। हम मुंबई जा रहे तो इसलिए नहीं कि पूरे मजलिस वाले जा रहे। हम आपसे यह अपील करेंगे कि मुसलमान चाहे कांग्रेस का हो, चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस का हो, चाहे सेना के अंदर हो या समाजवादी पार्टी के अंदर हो, आप लोग जाओ और उसको भी दावत दो और उसको ये कहो कि इलेक्शन के वक्त तुझे जिसका मफलर डालना है गले में डाल, जिसका झंडा पकड़ना है पकड़, लेकिन हम मुंबई अगर जाएंगे तो मजलिसी या कांग्रेसी या राष्ट्रवादी बोलकर नहीं जाएंगे। हम वहां पर इकट्ठा होंगे तो मुसलमान बोलकर इकट्ठा होंगे और मुसलमान बोलकर जाएंगे। दोस्तों, ये चीज जब तक हम नहीं करेंगे, आज अगर किसानों का बिल वापस लिया गया है, किसानों का बिल अगर आज वापस लिए है इस मुल्क के वजीर आजम ने, तो उसकी वजह यह है कि किसानों की एकजुटती, उन्होंने अपनी ताकत दिखाए, इसीलिए यह मुमकिन हुआ। एक धक्का तो हमको भी लगाना है मेरे भाई, एक धक्का हमको भी लगाना है। हो सकता है कि कोई किसी वजह से आ नहीं सकता है, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो उसकी जिम्मेदारी है। कोई पैसे वाला है तो उसकी जिम्मेदारी है कि मेरे ये 4 बच्चे गरीब हैं, इनको बंबई पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मैं नहीं आ सकता हूं तो मेरी तरफ से ये बच्चे जाएंगे। अपनी जान, अपना माल जब लगाएंगे, एक ताकत बनकर खड़े रहेंगे। आपको कांग्रेस वाले कहेंगे इसके पीछे क्यों जा रहे, वहां पे तो असदुद्दीन अवैसी साहब आने वाले हैं। इम्तियाज जलील बोल रहा था तुम चले जाएंगे क्या? अब मैं क्या करूं? महाराष्ट्र में इकलौता एक 48 एमपीस
महाराष्ट्र में होते हैं। अब एकलौता एक मुसलमान एमपी चुनकर आया और वो इत्तेफाक से मैं हूं, तो मैं क्या करूं? तुम चुनाकर नहीं लाते हैं तो मैं क्या करूं? अगर तुम लाते, पवार साहब 1-2-4 ला लेते, कांग्रेस वाले 1-2-4 लेके आ जाते, तो यकीन मानो इम्तियाज जलील उनसे कहता कि तुम इसका नेतृत्व करो, मैं एक कार्यकर्ता बनकर तुम्हारे पीछे आता हूं। दोस्तों, अपने इख्तिलाफ, छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करते हुए हमको एक ताकत बनकर खड़े रहने की ज़रूरत है। मैंने जैसा आपको कहा है कि हम किसी भी तरह का कोई तशद्दुद में हम यकीन नहीं रखते। इस मुल्क की जमहूरियत की सबसे खूबसूरती ये है कि हम अपना एहतजाज बहुत अच्छे तरीके से भी दर्ज करा सकते हैं। हमारी नाराज़गी हम सरकार के लिए बहुत अच्छी तरह से दर्ज करवा सकते हैं। हम जो अमरावती में, नांदेड़ में, मालेगांव के अंदर जो हुआ है, हम यकीनन उसकी मजम्मत करते हैं। कोई मजहब ये नहीं सिखाता है, और खुसूसन मुसलमानों का हमारा जो मजहब है वो कतई इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि हम किसी बेकसूर के ऊपर हमला करें। और वही बात जो अमरावती के अंदर दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने की कि नहीं, हम सड़क पे उतरेंगे, हम जलाएंगे, हम तोड़ेंगे, हम फोड़ेंगे। मैं उनको ये बताना चाहता हूं, इस मुल्क की संस्कृति ये नहीं कहती है। इस मुल्क के अंदर कानून है, कायदे हैं, उसके हिसाब से हम सबको चलने की जरूरत है। मैं आप लोगों से इतनी इल्तिजा करना चाहूंगा। फारूक शाब्दी की एक बहुत अच्छी बात मुझे पसंद आई। उन्होंने कहा कि बहुत सारे ख्वाहिशमंद हैं। यकीनन फारूक भाई, बहुत सारे ख्वाहिशमंद उसी पार्टी के अंदर होते हैं जिसमें उन्हें कामयाबी नजर आती है। और जब वो देख रहे हैं कि शोलापुर के अंदर पतंग कैसी लहरा रही है, कैसी उड़ रही है, तो यकीनन बहुत सारे लोगों की ख्वाहिशें रहेगी। लेकिन हम अगर मजलिस से मोहब्बत करते हैं तो हम ओहदों से मोहब्बत नहीं करना चाहिए, हम अपने पोस्ट से मोहब्बत नहीं करना चाहिए। आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब यहाँ पर सामने बैठे हैं, हमारे सबके कायद है। अगर उन्होंने मुझे अभी कहा कि अब महाराष्ट्र का सदर इम्तियाज जलील नहीं रहेगा, ये लड़का जो टोपी पहनकर बैठा है ये रहेगा सदर, तो इम्तियाज जलील लब्बैक कहेगा उसको। लेकिन हमारे पास मैं लाया मजलिस को, मेरी वजह से चलती, मैं देखता मैं यही बोलने वाला था। औरंगाबाद से टिकट ले ले बताती हूँ। मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी इल्तिजा करना चाहूँगा कि फारूक शाब्दी अल्हम्दुलिल्लाह जो काम कर रहे हैं, और मुझे ये बड़ी खुशी है इस बात की कि फारूक शाब्दी ने शोलापुर में इतने कम वक्फे के अंदर सिर्फ भीड़ इकट्ठा नहीं की है, उन्होंने लोगों का दिल जीतने का काम किया है। जाते जाते सिर्फ इतना कहूँगा, सुना है कांग्रेस वालों ने शोलापुर में भी जश्न मनाया कि किसानों का बिल वापस ले लिया है। 28 दिन से सुना है कांग्रेस भवन के सामने बहुत सारे किसान आंदोलन के ऊपर बैठे हैं। वहां की बड़ी फिक्र, तुम्हारे भवन के सामने बैठे हैं। 28 दिन हो गए, 28 दिन से बैठे हैं, तो वहां का नहीं। फारूक भाई, उन किसानों से कहना कि तुम्हारी आवाज अगर कोई नहीं उठा रहा है तो इंशाअल्लाह पार्लियामेंट के अंदर असदुद्दीन अवैसी साहब और इम्तियाज और यहाँ की जो पुलिस है क्या, अगर
इजाजत दे देती है तो हम खुद जाएंगे असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ और उन किसानों को यकीन दिलाएंगे। अब इतना बोल दिया हमने, आपको ऐसा लग रहा है सिर्फ इतने ही लोग सुन रहे? कांग्रेस भवन में हर एक के हाथ में मोबाइल है, सुन रहे कि हमारी कैसी राष्ट्रवादी वालों की पूरी हो गई। अरे बाप, मेरे बाप का भी नाम लिया। और ये दोनों ने अभी किससे शादी की है मालूम? बोलो बोलो, ये तो अच्छा रिश्ता हुआ। कभी सोचे थे? जिंदगी गुजर गई, पूरी जिंदगी कांग्रेस वाले खड़े रहते तो सेना को गालियां, राष्ट्रवादी खड़े रहते तो सेना को गालियां। सेना का वजूद ही इस वजह से हुआ कि नहीं, कांग्रेस और राष्ट्रवादी को खत्म करना है। सत्ता की लालच कैसे होती है? रिक्शा चला रहे 3 पहियों का आदमी। इंशाल्लाह आपको असद साहब को भी सुनना है और बहुत जल्द हम यहाँ के ज्ञानी अधिकारियों को ये कहेंगे कि आप कोई हॉल में नहीं, बाहर इजाज़त दो, फिर बड़ी बड़ी बातें करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। आप लोग यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।